नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया में 148 संस्थानों के साथ भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया में भारत ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इसके बाद क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया में आईआईटी दिल्ली को दूसरा स्थान मिला है। घोषित क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार भारत अब 148 विशिष्ट विश्वविद्यालयों के साथ सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाली उच्च शिक्षा प्रणाली है, जो पिछले साल की तुलना में 37 अधिक है। इसके बाद 133 संस्थानों के साथ चीन दूसरे नंबर पर और 96 संस्थानों के साथ जापान तीसरे स्थान पर है। म्यांमार, कंबोडिया और नेपाल पहली बार रैंकिंग में शामिल किए गए हैं। इसलिए आज हम बात क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की करेंगे और इसके विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। आपका स्वागत है जगदीश जी। साथ ही हम बात करेंगे तुलनी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर पीके खोसला जी से। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो परिणाम सामने आए हैं, रैंकिंग सामने आई है, उसके क्या मायने हैं। आपका भी स्वागत है पीके खोसला जी संसद टीवी पर। और शुरुआत जगदीश जी मैं आपसे करूंगा कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के जो आंकड़े सामने आए हैं, जो परिणाम सामने आए हैं, वो किस बात का संकेत करते हैं? किस दिशा में भारत की शिक्षा नीति जा रही है? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में हमारा इंस्टीट्यूशंस इंडिया से अधिक संख्या में पिछले साल, इस साल में इसका संख्या बढ़ रहा है। एक अच्छी संकेत हो सकता है, इसलिए कि हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो रिसर्च हम कर रहा है और जो पेडागॉजिकल अप्रोचेस हैं, इसमें बहुत बदलाव लाया हमने जी। और एनईपी 2020 इम्प्लीमेंटेशन के वजह से बहुत चेंजेस भी आ रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आगे सालों में भी बहुत एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंडिया से ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड होगा और एक खुशी की बात है हमारा देश के लिए। जी। खोसला साहब, आप कैसे देखते हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आखिर है क्या? ये किस आधार पर तय होती है रैंकिंग? क्यूएस रैंकिंग, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। तीन चीजें किसी भी शिक्षा के लिए महत्व रखती हैं। एक तो शिक्षा, दूसरा अनुसंधान, तीसरा उस अनुसंधान से प्रोजेक्ट क्वालिटी को या डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, या दूसरे रिलेटेड पैरामीटर्स। तो क्यूएस एक में ज़्यादा महत्व जो रैंकिंग का है, रिसर्च पर इतना महत्व नहीं है जितना टीचिंग एंड लर्निंग और परसेप्शन, दूसरे इस आपके विश्वविद्यालय के बारे में, उस विश्वविद्यालय के बारे में क्या सोचते हैं। तो जो रैंकिंग में तीन पैरामीटर बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं जी। फर्स्ट, टीचिंग एंड लर्निंग के भी किस स्टैंडर्ड की है। सेकंड इज क्या अनुसंधान हो रहा है। नंबर तीसरा है उस संधान से कि हमारी इंडस्ट्री को या दूसरे लोगों की परसेप्शन क्या बन रही है, कि हम किस लेवल पे हैं। वैसे इंडिया प्रति वर्ष आगे तो जा रहा है जी, परंतु भी थोड़ा सा हमें और ध्यान देना होगा। मैं समझता हूँ कि चाइना भी आज से 20 वर्ष पहले इसी स्थिति में था, पर उनकी गवर्नमेंट ने इसको एम्फेसाइज किया, उन्होंने प्लान बनाया और यूनिवर्सिटियों को एनकरेज किया ताकि वो रैंकिंग सिस्टम, चाहे क्यूएस है, चाहे टाइम्स हायर एजुकेशन है, चाहे AWRU है, जो तीन दूसरे दो रैंकिंग सिस्टम्स हैं। तो मैं एज ए एकेडमिशियन और हमने शुल्नी यूनिवर्सिटी में इसमें महत्व भी दिया। मैं जो समझता हूँ कि सरकार, यूजीसी का और दूसरे सरकार का भी इसमें योगदान हो कि भारत की यूनिवर्सिटियाँ, मेरा तो एज ए नेशनलिस्ट यही चाहूँगा, आगे से आगे जाए। जी बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत के जो विश्वविद्यालय हैं उनका प्रदर्शन अच्छा हो रहा है, इस बात को मैं जगदीश जी से समझूंगा। लेकिन पीके खोसला साहब, इस बात को पहले मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि भारतीय विश्वविद्यालयों का प्रदर्शन इस बार
जो रैंकिंग आई है उसमें चीन से आगे है। इस बदलाव को क्या कारण है, इसकी वजह आप क्या देखते हैं? हमारी नंबर में हम आगे हैं, जी भी चाहिए। क्यों ना हम हर चीज़ में आगे हों। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आज इस वर्ष 148 विश्वविद्यालय हैं और पीछे पीछे और चाइना के 133 विश्वविद्यालय हैं। तो वो नंबर में तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने विश्वविद्यालय ज़्यादा भाग लेंगे उतनी ही इसमें हमारी रैंकिंग में भी उन्नति होगी। हाँ, कि अभी भी हमारा स्थान अगर हम सोचें 100 टॉप पर हमारा IIT बॉम्बे 148 नंबर पर है। जी आदमी हमसे पूछ सकता है व्हाई नॉट फर्स्ट 50, व्हाई नॉट फर्स्ट 100। जी मुझे ये जो जर्नी होगी ये धीरे धीरे होगी और ईयर आफ्टर ईयर, वर्ष आफ्टर वर्ष हम इसमें उन्नति करते जा रहे हैं। जी प्रोफेसर जगदीश जी, आप कैसे इस बदलाव को देखते हैं? क्योंकि दो बातें खास तौर से मैं समझना चाहता हूं। एक तो जब भी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में रैंकिंग की बात आती है, विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात आती है, तो भारत के जो विश्वविद्यालय हैं उनको लेकर सवाल उठते थे। लेकिन इस बार प्रदर्शन सुधरा है, हम चीन से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? क्या वजह इसके पीछे है? क्या हमारी शिक्षा नीति में ऐसा बदलाव हुआ है? देखिए, हम रैंकिंग्स के ऊपर ध्यान रखना, नहीं तो हम एक्सलेंस और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रियलाइज करने के लिए इसके बारे हम सोचना, ये हम डिसाइड करना है। जी बस ये रैंकिंग्स जो है ये बाई प्रोडक्ट है। हमारा एम ये नहीं है कि हम रैंकिंग्स के पीछे पड़ेंगे। हमारा एम ये है कि हम हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अच्छी रिसर्च करें और अच्छी टीचिंग लर्निंग आउटकम्स रियलाइज करें और ज़्यादा लोगों को हम रीच आउट करें। हमारा देश देखिए बहुत बड़ा डाइवर्स कंट्री है। हमारा स्टूडेंट्स अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से आते हैं। तो हमारा प्राइमरी एम होना चाहिए कि कैसा हम हमारा इंस्टीट्यूशंस में एक्सलेंस को अचीव करें जी और हर एक स्टूडेंट जो पढ़ना चाहते हैं, हर एक लर्नर को हम अच्छी अच्छी क्वालिटी एजुकेशंस को कैसा प्रोवाइड करें, इसके ऊपर हम ध्यान रखना चाहिए। जब हम अच्छी स्टूडेंट्स को प्रोड्यूस करेंगे, हमारा यूनिवर्सिटी से अच्छी रिसर्च को करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा ग्लोबल रैंकिंग्स तो इम्प्रूव होते रहेगा। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं कि पहले हम सभी इंस्टीट्यूशंस में अक्रॉस द कंट्री जो NEP 2020 का रिफॉर्म्स है, जी इसके ऊपर ध्यान रख के इसको इम्प्लीमेंट करना है। हमारा एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज करना है, मोर एक्सेसिबल करना है और हमारा देश एक लीडिंग कंट्री, टेक्नोलॉजिकली लीडिंग कंट्री होने के लिए हमारा बच्चों को क्रिएटिव और इनोवेटिव बनना चाहिए। ये जर्नी जो है अगले 5 साल, अगले 10 साल हम बहुत सीरियसली करना है। जैसा NEP 2020 ने हमको 2035 तक हमको टाइम दिया जी PR 50% करने के लिए और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रीडम और चॉइसेस हमारा स्टूडेंट्स देने के लिए, सो दैट दे बिकम क्रिएटिव एंड इनोवेटिव। इसके ऊपर हम ध्यान रखना चाहिए। ये करें तो ऑटोमेटिकली हमारा रैंकिंग ग्लोबल सिस्टम में इम्प्रूव हो जाएगा। जी बिल्कुल पीके खोसला साहब, अगर अनुसंधान की बात मैं करूं, रिसर्च की बात की जाए, तो उसको लेकर भी प्रदर्शन में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, काफी सुधार हुआ है अनुसंधान के क्षेत्र में, और उसका कारण भी एक माना जा रहा है कि रैंकिंग में सुधार हुआ है। आप कैसे देखते हैं जो अनुसंधान की पहल, शिक्षा की दिशा में जो पहल भारत सरकार की ओर से की गई है पिछले 7-8 वर्षों में? अनुसंधान किसी भी हायर एजुकेशन में उसका उच्च स्थान होता है, क्योंकि अनुसंधान से ही नई पॉलिसीज बनती हैं कि नई चीज़ खोज हो और उसको हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं अपनी पॉलिसीज को डेवलप करने के लिए। देखा जाए वर्ष प्रतिवर्ष हमारी तरक्की हो रही है, हमारी इम्प्रूवमेंट हो रही है और हमें अनुसंधान दो चीज़ों पे ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस विषय पे रिसर्च कर रहे हैं, क्या आपके जो अनुसंधान हो रहा है उसका समाज को या देश को उसका लाभ हो रहा है। दूसरा,
कि ऐसे विषयों पे अब अनुसंधान कर रहे हैं जिससे हमारी एकेडमिक रिकॉग्निशन भी हो। हमें दोनों दिशाओं में चलना पड़ता है कि ना तो हम सिर्फ प्योर एकेडमिक्स की तरफ जाएंगे, हमें ये भी देखना है कि हमारी रिसर्च ऐसी होनी चाहिए जो रोजमर्रा के लोग प्रयोग में हमारे आए। तो क्वालिटी जर्नल्स में हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर्स अपने पेपर छाप सकें, क्योंकि अनुसंधान में ये देखा जाता है रैंकिंग में कि आपकी कितने लोगों ने आपके पेपर जो छपे हैं उनको प्रयोग किया, अपने पेपरों में उनकी रेफरेंस दिया, जी। उनको कहते हैं साइटेशंस पर पेपर। उसी के ऊपर सारा इसको सर्च किया जाता है, या साइटेशंस पर फैकल्टी, पर टीचर के हिस्से में कितनी रेपुटेशन होती है। अगर हमारे पेपर को कोई देखे ना देश या विदेश में, जहाँ उनका कोई लाभ ना हो, तो वो अनुसंधान एक उच्च कोटि का नहीं समझा जाता। तो अनुसंधान में ये आवश्यक है कि जो भी रिसर्चर है वो हमेशा ये सोचे मेरे अनुसंधान से साइंस को क्या लाभ होगा और समाज को और क्या लाभ होगा। जो दोनों चीज़ों को देखते हुए हमें अपने रिसर्च की जो प्रोजेक्ट या उसको पॉलिसी डेवलप करनी है, इन दोनों चीज़ों से इसको निर्धारित किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, इस मुद्दे को मैं जगदीश जी आपसे भी समझना चाहूँगा, और उससे पहले एक आंकड़ा मैं दर्शकों के सामने रखना चाहता हूँ कि भारत के अनुसंधान उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 2018 से 2022 तक 60% की बढ़ोतरी दर्शाता है, जो वैश्विक औसत से दुगने से भी अधिक है। इस बढ़ोतरी को आप कैसे देखते हैं जगदीश जी? क्या बदलाव का कारण है? बढ़ोतरी का क्या कारण है? क्या सरकार की ऐसी पहल रही है कि आज अनुसंधान के क्षेत्र में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भारत अच्छा कार्य कर रहा है? देखिए, रिसर्च क्वालिटी साइटेशंस ये भी एक कंपोनेंट होता है एक ग्लोबल रैंकिंग्स में। और दूसरा, हाउ मनी फॉरेन स्टूडेंट्स आर देयर इन आवर इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन फैकल्टी आर देयर, ये भी एक कंपोनेंट होता है। पहले रिसर्च के बारे में देखिए, हमारा देश में कुछ इंस्टीट्यूशंस सच एज IITs, कुछ वेल एस्टैब्लिश्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज तो है, लेकिन हमारा देश में मोर देन 1100 यूनिवर्सिटीज है। ये हमारा जिम्मेदारी होता है कि इस सभी यूनिवर्सिटीज में हम ये रिसर्च इकोसिस्टम को एडवांस करना है। एडवांस करें तो क्या होगा, सभी यूनिवर्सिटीज में टॉप क्वालिटी रिसर्च होने का पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन ये सभी यूनिवर्सिटीज में हम इकोसिस्टम को हम एडवांस करें तो इससे कुछ यूनिवर्सिटीज तेजी से आगे जाएगा, अच्छी क्वालिटी रिसर्च करेगा, ये करना चाहिए। इसीलिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के बारे में अनाउंस किया। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि टू प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव फंडिंग फॉर रिसर्च इन द यूनिवर्सिटीज सो दैट आवर रिसर्च इकोसिस्टम इंप्रूव्स। इससे हमारा रैंकिंग भी इंप्रूव हो जाएगा। और दूसरा, फॉरेन स्टूडेंट्स को भी हमारा देश में अट्रैक्ट करने के लिए हमारा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है टू गिव स्पेशल अटेंशन। अभी तो हमारा देश में सिर्फ 45,000 50,000 फॉरेन स्टूडेंट्स हैं हमारा देश में। जी तो यूजीसी ने इसके बारे में ऑलरेडी सर्कुलर निकाला कि सभी यूनिवर्सिटीज में यूजी और पीजी में दे कैन क्रिएट अप टू 25% न्यूमररी सीट्स और एंड अबव द एग्जिस्टिंग सीट्स दैट दे हैव। और पीएचडी में भी हम कहा, यूजीसी ने कहा कि हर एक फैकल्टी over and above the limit put by UGC, up to 2 international students can be admitted in the PhD program. हमारा एजुकेशन सिस्टम को भी प्रोजेक्ट करना बाहर देशों में, वो स्टूडेंट्स को इनवाइट करना, एनकरेज करना, ये भी करना चाहिए। तो ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है हमारा रैंकिंग सिस्टम में। हमारा यूनिवर्सिटी को भी टॉप रैंकिंग्स मिलने के लिए ये मल्टी डायमेंशनल एफर्ट होना चाहिए। जी बिल्कुल। अगर बात प्रोफेसर जगदीश जी नई शिक्षा नीति की जाए, क्योंकि मौजूदा सरकार ने, केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति को लेकर एक भविष्य का खाका बनाया है और उसको लागू भी करना शुरू किया है। काफ़ी काम आगे बढ़ चुका है नई शिक्षा के नीति के क्षेत्र में। अभी तक की जो स्थिति है उसको भविष्य की दृष्टि से आप कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ खास है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की शिक्षा व्यवस्था को
और बेहतर बनाने का काम करेगी? देखिए, हमारा देश में हमारा यंग स्टूडेंट्स जो है ये बहुत टैलेंटेड है और एस्पिरेशनल है। ये हमको दिखा रहे हैं भी। हमारा स्टूडेंट्स जो बाहर जाते हैं इन्होंने आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म करते हैं। हमारा इंडियन डायस्पोरा हमारा देश का एक प्राइड है। इसलिए हमारा देश में हम दो तरीका से हम काम करना है। एक, हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस को हम इम्प्रूव करना है, टीचर्स का कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, रिसर्च इकोसिस्टम को इम्प्रूव करना है, और हमारा स्टूडेंट्स को मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज देना चाहिए कि दे दे हैव एक्सेस टू मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन जैसा फॉरेन यूनिवर्सिटीज में होता है। ये इकोसिस्टम को हम इम्प्रूव करें तो क्या होगा, हमारा स्टूडेंट्स का लर्निंग आउटकम्स बढ़ जाएगा और इनका कंट्रीब्यूशंस बढ़ जाएगा, रिसर्च कंट्रीब्यूशंस हो। जब यूनिवर्सिटी से पास होने के बाद जो जो प्रोफेशंस में काम करते हैं इनका कंट्रीब्यूशंस भी बढ़ जाएगा। इससे द परसेप्शन अबाउट आवर यूनिवर्सिटी सिस्टम विल बी पॉजिटिवली इम्पैक्टेड। इससे हमारा रैंकिंग भी इम्प्रूव हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पूरा देश में हम यूजीसी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बहुत तेजी से एनईपी 2020 रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, और इसको अवेयरनेस लाने के लिए पूरा देश में 5 जोन्स में हम एक एक जोन में वाइस चांसलर्स को इनवाइट करके ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर रहे हैं हम। जी कैसा एनईपी 2020 को इम्प्लीमेंट करना, कैसा हमारा यूनिवर्सिटी सिस्टम को इम्प्रूव करना, इसके ऊपर भी हम ध्यान रखना है। तो मेरा निवेदन ये है कि सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रैंकिंग में आना एक है, ये सभी का खुशी का बात है, जी लेकिन हम बुनियादी को स्ट्रेंथन करने का जो काम है इसमें भी हमारा ध्यान रखना चाहिए। जी जाहिर सी बात है। पीके खोसला साहब, अगर हम बात भारतीय शिक्षा व्यवस्था की करें, शिक्षा नीति की करें, शक्तियां आप कौन सी देखते हैं और चुनौतियां कौन सी देखते हैं आप? क्योंकि अगर हम शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो कई शक्तियां उभर के सामने आती हैं कि शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव हुआ है, नई शिक्षा नीति इसका संदेश भी है, लेकिन कई चुनौतियां भी गिनाई जाती हैं। आप कैसे देखते हैं शक्तियां और चुनौतियों को? मैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हूँ जी और सारा जीवन मैंने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में लगाया है। मैं वाइस चांसलर भी रहा, एडवाइजर भी स्टेट गवर्नमेंट में रहा, तो मैं इन सभी चीज़ों को समझता हूँ कि कठिनाइयाँ तो होती हैं, पर हमारे देश में अभी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन है। सबसे मैं चुनौती समझता हूँ, जैसे हमें पर्स ग्रांट मिली 75-25, वो तो मुझे समझ नहीं लगता कि बाय डिस्क्रिमिनेशन, यूनिवर्सिटी बाय लॉ यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट प्राइवेट में क्यों डिस्क्रिमिनेशन हो रही है? मेरिट देखनी चाहिए। अगर शून्य यूनिवर्सिटी आज टाइम्स हायर एजुकेशन में इंडिया में नंबर 2 पे अपने रिसर्च की नींव के बेसिस पे ऊपर आ सकती है, तो उसको क्यों ना फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए सो दैट वो आगे आगे ऊपर आए। क्यूएस में भी हम पीछे नहीं है। तो क्यूएस में, क्योंकि क्यूएस हमने जब यूनिवर्सिटी ये सेटअप की तो वी थॉट रिसर्च शुड बी इम्पोर्टेंट, और रिसर्च क्योंकि टाइम्स हायर एजुकेशन में एलोकेशन ऑफ मोर मार्क्स रिसर्च थे, तो हमने अपना स्ट्रेटेजी डेवलप की कि पहले हम रिसर्च को गेन करेंगे, बाद में दूसरे पैरामीटर को। हमें रिजल्ट भी निकला कि आज हम टाइम्स हायर एजुकेशन में सेकंड इंडिया में हमारा प्रथम स्थान है। हाँ, क्यूएस में हमारा 20th है जी क्योंकि ज़्यादा परसेप्शन के जो नंबर होते हैं नई यूनिवर्सिटी को वो नहीं मिलते। कौन जानता शून्य यूनिवर्सिटी के बारे में भी? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। ऑब्वियसली द मार्क्स आर डिवाइडेड इनटू 30 मार्क्स फॉर टीचिंग, 30 मार्क्स फॉर रिसर्च, अबाउट 25 मार्क्स आर फॉर परसेप्शन एंड रिमेनिंग एंड अदर पैरामीटर्स। तो मैं जो समझता हूँ बिगेस्ट चैलेंज है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों में डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए, मेरिट को करना चाहिए। भाई, क्योंकि हमारे पास 25% पैसा है कहाँ? हम तो स्ट्रगल करते हैं पैसे के लिए जी कि हमें ग्रांट मिले, और ये भी ग्रांट ना मिलती हमें पर्स ग्रांट,
हाउएवर उस दिन हमारा बाई चांस जो चेयरपर्सन थे उन्होंने हमसे पूछा कि जितने भी यहाँ बैठे हैं, अगर शुल्ली यूनिवर्सिटी का एच इंडेक्स हाईएस्ट है इस गैदरिंग में, जिन्होंने भी प्रेजेंट किया था, उनको क्यों ना ग्रांट दी जाए। तो हम आई एम वेरी लकी एंड थैंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डीएसटी ने हमें ग्रांट दी, फर्स्ट ग्रांट 9 करोड़ रुपया, पर उसमें भी 25% हमने देना है। मैं जो समझता हूँ सबसे बड़ा चैलेंज है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी समझना चाहिए। देश में हम डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए कि कौन प्राइवेट का, मेरिट देखनी चाहिए कौन क्या काम कर रहा है, व्हाट इज द आउटकम, नंबर ऑफ द स्टूडेंट प्रोड्यूस, जॉब्स ऑफर टू द स्टूडेंट्स, हेल्पिंग द स्टूडेंट्स, क्रिएटिंग द गुड पैरामीटर, गुड आई विल से द एकेडमिक एटमॉस्फेयर एंड द गुड रिसर्च अचीवमेंट्स। तो ये मैं समझता हूँ कि इस चुनौती को, क्योंकि देश में आज 500 के करीब शायद ज्यादा यूनिवर्सिटियां प्राइवेट होंगी, जी we cannot ignore that. We have to ensure that all these universities are able to contribute. 1100 अगर यूनिवर्सिटीज हैं, सारी यूनिवर्सिटीज कुछ ना कुछ आगे रिसर्च को लेकर जाएं या शिक्षा को लेकर जाएं। हम क्यों नहीं भारत में तक्षशिला नालंदा बन सकते। हमें तीनों ही एंगल्स के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि इंडिया, डेवलपिंग कंट्रीज आर लुकिंग टुवर्ड्स अस, और हम इसमें लोग बाहर वाले हमारी रिसर्च को भी देखना चाहते हैं। ये तीनों चीजों के मेल से ही कोई विश्वविद्यालय बनता है। जी बिल्कुल, कई चुनौतियां हैं जिसके जरिए आपने कई सवाल भी खड़े कर दिए। प्रोफेसर जगदीश जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं इस बात को, क्योंकि ये बात उभर के आती है कि भारत के जो विश्वविद्यालय हैं वो दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय क्यों नहीं हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, जिस तरह के परिणाम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के उभर के सामने आए हैं, खासतौर से एशिया के मामले में, और भारत ने पहले से बेहतर प्रदर्शन किया है, चीन और जापान देश पीछे हैं आज भारत से, तो एक ये सकारात्मक संकेत है, अच्छा संकेत है कि देश की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव हो रहा है। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए बच्चे, छात्र आज भी पढ़ने विदेश जा रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं होता, या ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है कि विदेशों के विद्यार्थी भारत में बड़ी संख्या में आए शिक्षा हासिल करने। हालांकि कई देशों से आ रहे हैं, लेकिन वो संख्या और बढ़े, ताकि आर्थिक दृष्टि से भारत को भी फायदा हो। और जिस तरह तक्षशिला की बात अभी पीके खोसला साहब कर रहे थे, और भारत उस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान फिर से स्थापित कर सके, उस दिशा में क्या कदम बढ़ाए जा रहे हैं, क्या कुछ होना चाहिए, आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? पहले मैं एक रिसर्च के बारे में एक दो शब्द मैं बताना चाहता हूँ जी। कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है, इसीलिए हम एस्टैब्लिश किया कि सभी यूनिवर्सिटीज़ को, हमारा भारत देश में जो है, सभी यूनिवर्सिटीज़ को एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड प्रोवाइड करने के लिए हम एनआरएफ को एस्टैब्लिश किया। और दूसरा, गवर्नमेंट फंडिंग जो है एक कंपोनेंट होता है रिसर्च के लिए। दुनिया में आप किधर भी देखिए, फॉरेन कंट्रीज में भी इंडस्ट्री का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है रिसर्च फंडिंग। तो इसलिए यूजीसी सभी यूनिवर्सिटीज को बता रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री लिंकेजेस को स्ट्रेंथन करने के लिए आप कोशिश करना है जी। और इसके लिए आप एक R&D सेल बना के, आपका फैकल्टी को ट्रेन करके, एक कॉम्पिटिटिव फंडिंग जो है, इंडस्ट्री से जो कॉम्पिटिटिव फंडिंग आते हैं, इसके लिए भी हम काम करना है। ये एक बात है। और दूसरा, आप बता रहे हैं कि हमारा देश से स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, लेकिन बाहर देश से इधर कम लोग आ रहा है पढ़ने के लिए। इसीलिए आपको बताया ये डिस्कशन में कि जैसा फॉरेन यूनिवर्सिटीज एफर्ट्स करते हैं स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, एडमिट करने के लिए, ऐसा हमारा यूनिवर्सिटीज भी कोशिश करना है। हो सकता है एक कंसोर्शियम ऑफ यूनिवर्सिटीज, 10-15 यूनिवर्सिटीज एक कंसोर्शियम बना के बाहर देशों में जाके हमारा एजुकेशन सिस्टम को शोकेस कर सकते हैं और इनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं यही बता रहा हूँ कि अब NEP 2020 हम इम्प्लीमेंट कर रहा है, और इसीलिए हमारा हायर एजुकेशन में बहुत बदलाव ला रहा है। मेरा उम्मीद ये है कि आगे समय में हमारा सभी यूनिवर्सिटीज़ को हम एनकरेज करेंगे रिसर्च इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए, और हमारा यूनिवर्सिटीज़ जब इम्प्रूव होते रहेगा, डेफिनेटली
more and more universities will appear in the global university rankings. All that I can say is that these are very exciting times for our higher education in our country, and there is a great future for higher education in our country. जी बिल्कुल। और ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के जो परिणाम सामने आए हैं, इस बात का संकेत है कि भारत विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव कर रहा है और उसका परिणाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिल रहा है और अब शिक्षा व्यवस्था को दुनिया भी भारत की स्वीकार कर रही है। प्रोफेसर जगदीश जी, आपने हमसे बात की, पीके खोसला जी आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सनसेट टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।